हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सभी लोग, जल्दी से बताएंगे और एक बार प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा सभी को वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी कि सॉइल कैसे बनी, उसके फादर कौन है, भारत में उसके जनक कौन है और इसके साथ साथ उसके अप्रोचेस क्या हैं। तो हमने बहुत सारे टॉपिक को कल कंप्लीट किया था जो कि आपके एएफओ के एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पहले क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपने कल जो चीजें पढ़ी है एक बार वो आपको क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। कल हम लोगों ने बात की थी कि एएफओ के एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप सभी ने ये ध्यान से देख लेना है ताकि आपको ये चीजें एकदम अच्छे से पता हो कि कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये प्रॉपर जो आपका टॉपिक है ये आपका सॉइल साइंस का है, ये भी आप याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल सॉल्व किया था जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। एएफओ मेंस के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से, ये कल हम लोगों ने एक डेमो वीडियो के रूप में देखा था। तो आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी मुझे बताओगे कि सॉइल साइंस को पढ़ने के दो अप्रोचेस कौन कौन से थे। कल की क्लास में मैंने ये आपसे डिस्कस किया हुआ है। चलिए, तो कल हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये पढ़ा था कि जो सॉइल साइंस है इसके फादर कौन है। तो इसके फादर है वीवी डाकूचेव, क्योंकि सबसे पहले एक प्रॉपर अच्छी तरीके से स्टडी मृदा विज्ञान की किसने की थी, डाकूचेव ने की थी। और इन्होंने ही बताया कि सॉइल क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और ये किस प्रकार से हमारे पौधों के लिए आवश्यक होती है। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत के अंदर मृदा विज्ञान के जनक कौन है। तो भारत के अंदर मृदा विज्ञान के जनक J.W. लेदर है, ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि जो सॉइल शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि एक सोलम शब्द से आया है जिसका मतलब होता है फ्लोर या फिर सतह। इसके साथ साथ हमने सॉइल का पूरा नाम पढ़ा था कि क्या होता है सॉइल का फुल फॉर्म। तो मैंने आपको बताया कि S का मतलब सोल होता है, O का मतलब ऑफ और I का मतलब इनफाइनाइट और L का मतलब लाइफ, मतलब सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हमने देखा था कि अलग अलग साइंटिस्ट के पर्पज से उन्होंने अपनी क्या परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि रफिन ने क्या बोला, फिर उसके बाद हिलगार्ड ने क्या बोला था, वीवी डाकूचेव ने 1900 के अंदर अपनी कौन सी परिभाषा दी थी। इसके साथ साथ हमने पढ़ा जॉफी और मार्बेट की परिभाषा। किसकी पढ़ी थी, जॉफी और मार्बेट की परिभाषा पढ़ी, जेली की परिभाषा पढ़ी थी, तो हम लोगों ने बकमैन एंड ब्रेडी की परिभाषा पढ़ी थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से अपनी डेफिनेशन को दिया या कौन से पॉइंट को उसने अपनी थ्योरी के अंदर प्रेजेंट किया हुआ है। या आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, मान लीजिए आपको ये डेफिनेशन दे दी गई और आपसे बोला गया बताइए कि ये परिभाषा किसके अनुसार दी गई है। तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि ये परिभाषाएं आपको किसके अनुसार दी गई है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉइल वर्सेस लैंड क्या होती है, कि भूमि क्या है और आपकी मृदा क्या है। उसके बाद हमने सॉइल साइंस के दो अप्रोचेस को देखा था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, एक अप्रोच आपका क्या होता है, एडेफोलॉजी होता है, और दूसरा अप्रोच क्या होता है आपका, पेडोलॉजी होता है। पहला कौन सा था, पहला आपका था पेडोलॉजी, पहला कौन सा था, पेडोलॉजी था, और दूसरा कौन सा था आपका, एडेफोलॉजी। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। पेडो और एडेफो बेटे जो दोनों शब्द थे वो ग्रीक भाषा से लिए गए थे, ये बात हमने कल की क्लास के अंदर देखी हुई थी। इसके साथ साथ अगर पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी के अंदर हम क्या देखते हैं कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, मृदा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मृदा का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, मृदा का डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है, ऐसी सारी चीजों को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, पेडोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए मॉडर्न पेडोलॉजी के जो फादर हैं वो भी आपके वीवी डाकूचेव ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले
आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ये अवधारणा ली थी कि जो आपकी सॉइल होती है वो चट्टानों के टूटने से बनती है और उसके टूटने के बाद वो क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के बाद वो क्या होती है, मृदा के रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात किसने कही थी, डाकुचेव ने ही कही थी। तो यहाँ पे हम मॉडर्न जो आपके पेडोलॉजी के फादर हैं वो भी कौन है, वीवी डाकुचेव ही हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एडेफोलॉजी की, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जब एडेफोलॉजी की बात करते हैं तो एडेफोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है बच्चे, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पौधे को और मृदा को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि बताइए सॉइल वाटर जो है मतलब मृदा जल किस प्रकार से पौधों के यूज में आता है, तो आप सभी को पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी पोषक तत्व मृदा में उपस्थित हैं उन सभी को घुलनशील बना के पौधे के अपर पोर्शन तक पहुंचाने के लिए कौन कार्य करता है, आपका जल कार्य करता है। देखिए था तो वो मृदा का जल, लेकिन काम किसके आया, पौधे के। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं। तो जब हम दोनों चीजों के रिलेशन की बात करते हैं तो वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, हम एडेफोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर और एग्जांपल से बात करें तो आप देखते हो कि आप पहले कोई क्रॉप लगानी होती है तो आप सोचते हो कि ये कौन सी प्रकार की मृदा के अंदर लगेगी या कौन सी प्रकार की सॉइल इसके लिए सबसे अच्छी होगी इसके प्रोडक्शन के लिए, जिससे हमें एक अच्छे लेवल पे क्या मिल सके, यील्ड मिल सके, जिससे आपकी इनकम क्या हो सके, अच्छी हो सके। तो आपने क्या देखा कि सॉइल किस प्रकार से हमारे प्लांट के लिए और हमारे प्लांट के यील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हम दोनों चीजों के रिलेशन की बात करते हैं कि कैसे पौधे की ग्रोथ में सॉइल मदद कर रही है, तो वो किसके अंदर पढ़ा जाता है, एडेफोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे और अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। और सेकंड मैंने आपको बताया था सॉइल वर्सेस लैंड के बारे में कि व्हाट इज द सॉइल और व्हाट इज लैंड। तो मैंने आपसे कल एक छोटी सी बात बोली थी बच्चे कि अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल को पढ़ने का हर इंसान का या हर इंसान के व्यवसाय का के रूप में उसकी परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग मृदा क्या है या भूमि क्या है, तो वो सिंपल सा बोलेगा कुछ भी हो, इसके ऊपर हम एक अच्छा सा घर बना सकते हैं, मल्टीनेशनल बिल्डिंग्स बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, हाईवेज बना सकते हैं। तो उसका जो पर्पस होगा वो प्रॉपर बिल्डिंग्स बनाना ही होगा। तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सेम उसी प्रकार से किसान से पूछेंगे कि मृदा क्या होती है, तो बोलेगा ये हमारी माता है, ये हमें भोजन देती है, यही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हमारे घर का जो भरण पोषण हो रहा है इस सॉइल के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि ये हमें फसल देती है और उन्हीं फसलों को ले जाकर हम मार्केट में बेचते हैं, उससे हमें जो इनकम होती है उसी से हमारा घर चलता है। तो उसके लिए सॉइल का एक प्रोस्पेक्टिव अलग हो जाता है। तो आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि हर इंसान का अपना मृदा को समझने का क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सॉइल की। तो सॉइल के बारे में मैंने आपसे कल बोला था कि सॉइल क्या होती है। सॉइल आपकी 3 डायमेंशन बॉडी होती है। 3 डायमेंशन बॉडी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और डेप्थ होता है। जबकि लैंड की बात करेंगे तो लैंड आपकी 2 डायमेंशन बॉडी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। मैंने ये बात भी की थी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि सॉइल के अंदर 3 स्टेट्स भी पाए जाते हैं। आपको 3 स्टेट्स के बारे में पता है, 3 प्रकार के स्टेट्स होते हैं, जैसे कि आपका कौन सा, पहला लिक्विड हो गया, दूसरा सॉलिड, तीसरा आपका गैसियस। तो जो मृदा होती है इसके अंदर ये तीनों स्टेट्स भी पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी इसके अंदर पाई जाती है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से ये तीनों स्टेट्स भी हैं जो सॉइल के अंदर उपस्थित होते हैं। आइए देखते हैं। हाँ जी, तो हमारा आज का टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो शुरू होगा कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल से, कि कॉम्पोजिशन, सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या क्या है। आइए देखते हैं। सॉरी, पहले हम लोग यहाँ पे कॉम्पोजिशन हेडिंग को चेंज करेंगे और यहाँ पे कंपोनेंट्स डालेंगे। ठीक है, कॉम्पोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट्स होगा, कि कौन कौन से प्रमुख घटक हैं आपके मृदा में जो कि अगर नहीं होंगे तो सॉइल आपके किसी काम की नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि वो 3-4 घटक कौन कौन से होंगे।
देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी सॉइल में जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? वो मिनरल मैटर होता है, जो कि 45% हिस्सा कवर करता है या 45% पाया जाता है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे क्या? ऑर्गेनिक मैटर की, जिसे हम कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, जो कि 5% होता है। तीसरा है आपका सॉइल एयर, जो कि 25% होता है, और चौथा है आपका सॉइल वाटर, जो कि 25% होता है। अच्छा, अब आपको ध्यान में क्या रखना है? ये आपको मात्राएं तो ध्यान में रखनी है कि कितना प्रतिशत कौन सी चीज पाई जाती है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने अभी आपसे बोला कि मृदा के अंदर 3 स्टेट्स भी पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब वो कैसे पाए जाते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो आप देखोगे कि जो मिनरल मैटर होता है, जो खनिज पदार्थ होता है या जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ये दोनों कैसी अवस्था में होते हैं? ये दोनों आपके ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे? ये दोनों आपके सॉइल के अंदर क्या हो जाएंगे? सॉलिड पोर्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सॉलिड पोर्शन हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे या आपका पेपर ही पूछता है कि बताओ मृदा के अंदर सॉलिड पोर्शन कितना होता है, तो कुछ बच्चे टिक करते हैं कि मैम 45% होता है, कुछ बच्चे टिक करते हैं मैम 5% होता है, बट ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर सॉलिड पोर्शन की बात करें तो मृदा के अंदर कितना होता है? आपने देखा मिनरल मैटर और प्लस ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों क्या है? आपके सॉलिड पोर्शन में आते हैं। तो 45% आपका मिनरल मैटर है और 5% आपका ऑर्गेनिक मैटर है। ओवरऑल ये 50% हो जाते हैं। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि बताओ सॉलिड पोर्शन कितना होता है, तब आप बोलोगे 50% सॉलिड पोर्शन होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका नॉन सॉलिड पोर्शन कितना होता है। अब कंफ्यूजन में नहीं आना है, मैंने क्या बोला? नॉन सॉलिड पोर्शन कितना होता है, ना कि मैंने ये बोला कि गैसियस पोर्शन कितना होता है या फिर लिक्विड पोर्शन कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम नॉन सॉलिड की बात करेंगे तो नॉन सॉलिड की कैटेगरी में भी आपके पास कितने परसेंट आएंगे? 50% ही आएंगे, क्योंकि जो सॉइल एयर है और जो सॉइल वाटर है, ये दोनों भी कैसे हैं आपके? ये दोनों भी आपके नॉन सॉलिड होते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 50%। इस बात को यहाँ पे आप क्लियर रखोगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सॉइल एयर, एयर के बारे में आप जानते हो, एयर कैसा होता है? गैसियस होता है ना, गैस होता है, और वाटर कैसा होता है आपका? लिक्विड होता है। ठीक है, तो अगर हम अब बात करें कि मृदा के अंदर 3 स्टेट कैसे हुए, तो आपने देखा कि मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। अगर बात करें एयर की तो ये गैसियस फॉर्म में होता है, और अगर बात करें वाटर की तो वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई है? फटाफट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको इतनी बातें अच्छे से क्लियर हो गई है तो। देखो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो बोलेंगे मैम ये सारी चीजें तो मैं जानता हूं या जानती हूं। यहाँ पे इस क्लास को पढ़ाने का जो मेरा मतलब है बेटे, वो बस इतना सा है कि वो बच्चा जो पहली बार सॉइल साइंस पढ़ रहा हो उसको भी उतने ही अच्छे तरीके से रिवाइज हो जितना जो बच्चा पहले से भी पढ़ रखा है। तो आप सभी को प्रॉपर बेसिक से लेके एडवांस तक की सॉइल साइंस पढ़ाई जा रही है, तो सारी चीजें आपको क्लियर होती रहनी चाहिए। और आपको फिर से बता दूं कि अगर आप एलटी ग्रेड का सिलेबस देखोगे, जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, एलटी ग्रेड का सिलेबस देखोगे या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान का सिलेबस देखोगे, तो दोनों के अंदर सॉइल साइंस का जो पोर्शन है वो यहाँ पे आपका कवर करा दिया जाएगा। तो आपको इधर उधर कहीं पे भी भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सॉइल साइंस की इन क्लासेस को देख रहे हो तो सारी चीजें आपको एक ही क्लास के अंदर क्लियर हो जाएंगी, बिना किसी सब्सक्रिप्शन को लिए, बिना कहीं आपको पैसे वेस्ट किए। आप सिर्फ यूट्यूब पे अपने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात किसकी हमने कर ली? कंपोजिशन ऑफ सॉइल की कर ली। इतनी बातें आपको क्या करनी है? कंपोनेंट ऑफ सॉइल की कर ली। इतनी बातें आपको क्या रखनी है? क्लियर रखनी है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई? फटाफट आंसर करेंगे। चले फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है बच्चे? अर्थ स्फीयर। अर्थ स्फीयर की बात करेंगे तो अर्थ जो है आपकी, उसके स्फीयर के अंदर, उसके मंडल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो कह रहे हैं अर्थ स्फीयर की अगर बात करें तो इसमें 3 स्फीयर होते हैं। पहला तो आपको पता है कौन सा? सॉलिड स्फीयर, दूसरा एक लिक्विड स्फीयर और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? गैसियस स्फीयर। अब आइए देखते हैं कि कौन से स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर को क्या कहते हैं, लिक्विड स्फीयर को क्या कहते हैं और गैसियस स्फीयर को क्या कहते हैं। तो अगर बात करें सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिक्विड स्फीयर की बात करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। और गैसियस स्फीयर की बात करेंगे तो सभी को पता है उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। तो इतनी बातें आप यहां से क्या रखोगे? क्लियर रखोगे। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एटमॉस्फेयर की। तो आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो कि कवर बोथ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जो कि क्या हो, पूरा लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर से कवर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। कह रहा है इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, आपको ये देखना है, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार सॉइल साइंस से यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए प्रॉपर ध्यान से इस चीज को देखोगे। अगर हम बात करते हैं बच्चे, एटमॉस्फेयर के अंदर कितना % नाइट्रोजन पाया जाएगा, या कितना % ऑक्सीजन पाया जाएगा, या फिर कितना % आपका आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा, इनकी मात्राओं को अब आपको ध्यान से सुनना है। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78.084% क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन पाया जाएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 20.946% आपका क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। आर्गन की बात करेंगे तो 0.934 ऑर्गन पाया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% क्या पाया जाएगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप ये पॉइंट्स अभी फटाफट अपनी कॉपी में तुरंत से लिखोगे। जल्दी से सही बच्चे इस पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। चलिए, तो अगर अब हम बात करते हैं कि इसकी सॉइल के अंदर कितना पाया जाता है, तो नाइट्रोजन अगर सॉइल में बात करें तो 79.2% पाया जाता है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 20.6% सॉइल में पाया जाता है। आर्गन की मात्रा लगभग सेम ही होती है, तो इसको हम एज यूजुअल रखेंगे। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 0. क्या होता है आपका? 3% पाया जाता है। आप इस बात को यहाँ पे क्या रखोगे? क्लियर रखोगे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कितना पाया जाता है? 0.3% पाया जाता है, जो कि क्या होता है आपके एटमॉस्फेरिक एयर के 10 गुना ज्यादा होता है। आप इस बात को याद रखिएगा, ये कितने गुना ज्यादा है? ये 10 गुना आपका ज्यादा होता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में आपको ये मात्रा देखने को मिलेगी और सॉइल के अंदर आपको ये मात्रा देखने को मिलेगी। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर के लिए कह रहा है कि हाइड्रोस का मतलब आप समझ लो कि वाटर, जो एरिया आपका वाटर से कवर होता है वो क्या होता है? आपका हाइड्रोस्फीयर होता है। कह रहा है 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, कह रहा है अर्थ का 1/4 पार्ट जो है किससे कवर है? आपका वाटर से कवर है। कह रहा है कि अगर इसकी बात करें तो इसमें आपके कुछ अलग अलग क्या होते हैं? मेजरमेंट्स होते हैं, उनको आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़े फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जिनको आप डायरेक्टली क्या करोगे? याद करने का प्रयास करोगे, ठीक है। कह रहा है द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट वाटर वेरीज एज फॉलोज। कह रहा है जो वाटर की क्वालिटी होती है वो वाटर पे निर्भर करता है कि वो ओशियन का जल है, कि वो सी का जल है, वो पॉन्ड का जल है, वाटर है, तो वो अलग अलग स्थिति में उसका क्या मतलब जो क्वालिटी होती है वो डिफर करती है। जैसे कि अगर बात करें कि हम सी वाटर की, नदियों के पानी की बात करें तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स, कह रहा है अगर नदियों की बात करते हैं सी वाटर
वाटर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में आपको घुलनशील नमक देखने को मिलता है। जैसे कि कितनी मात्रा में, पेपर में ये पूछा जाता है, तो यहां पे आप याद रखोगे कि यहां पे जो इसकी ईसी होती है, बेटे ईसी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें ईसी की, तो ईसी जो होती है आपकी कितनी होती है, 60,000 होती है डेसीसाइमन पर मीटर। आपको ये बात यहां पे एकदम अच्छे से याद रखनी है। और ईसी क्या मेजर करता है, ईसी मेजर करता है सोल्यूबल सॉल्ट की मात्रा को, कि अगर कोई भी जल है, चाहे वो इरिगेशन वाटर हो, चाहे वो आपका नदियों का जल हो, समुद्र का जल हो, कहीं का भी पानी हो, उसके अंदर सोल्यूबल सॉल्ट की मात्रा कितनी है ये मेजर की जाती है ईसी के थ्रू, ठीक है। ईसी की जो यूनिट होती है वो डेसीसाइमन पर मीटर होती है। तो अगर बात करें सी वाटर की, तो सी वाटर का जो ईसी होता है वो कितना होता है, वो आपका 60,000 होता है। नेक्स्ट करें, एंड मोस्ट ऑफ विच इज द सोडियम क्लोराइड, और इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं इसमें जो नमक का फॉर्म है वो कौन सा है, सोडियम क्लोराइड ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रिवर वाटर की, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, रिवर वाटर की बात करते हैं। contains only a fraction of such salt as observed in the sea. EC of river water is 591 डेसीसाइमन पर मीटर और इवन लेस, कह रहा है इतना होता है, मतलब 591 डेसीसाइमन पर मीटर होता है, या फिर इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की जो ये यूनिट है ये आपके एएफओ एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से क्या करोगे, याद करोगे, ग्रहण कर लोगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर के बारे में आप जानते हो, जहां पे जो आपका अर्थ का सॉलिड सरफेस है, जहां हम और आप रह रहे हैं, जहां पे ओशियंस है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, वैलीज है, सैंड ड्यून्स है, तो वो एरिया क्या कहलाता है, आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ चीजें नहीं पढ़नी है। अब जो आज आपको पढ़ना है बच्चे वो क्या है, मैं वो आपको बताती हूँ। अब जो आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की बेसिक सॉइल साइंस की क्लास का, वो है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्या है बेटे, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के अंदर का हिस्सा, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैसा होता है, ये आपको पढ़ना है, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दो डायग्राम आपको यहां दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ दिख रहा है और यहां पे इंटीरियर ऑफ अर्थ दिख रहा है, मतलब ये इंटीरियर अर्थ के अंदर का पोर्शन है, कैसा होता है ये आपको बताना है। कुछ आप इधर देख रहे हो कि इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम करेगा। हम क्या करते हैं, इसी अर्थ के एक हिस्से को, एक टुकड़े को ले लेते हैं और उसके अंदर सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं यहां पे क्या कह रहा है बेटे। देखो, कह रहा है कि जो आपका जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, जो आपका ये पोर्शन होता है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये जो आपका पोर्शन होता है, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, आपका कोर हो जाएगा। और क्रस्ट और कोर के बीच का जो ये पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो आपका मेंटल हो जाएगा। मेंटल, पागल वाला मेंटल नहीं है बेटे, ये अर्थ की क्रस्ट वाला मेंटल है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीच का जो पोर्शन हो जाएगा वो आपका मेंटल हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि क्रस्ट इसका अपर पोर्शन है, ये मेंटल होता है, ये आपका कोर होता है, मतलब ये पूरा आपका कोर है, यहां से लेके यहां तक ये आपका पूरा कोर होता है। बस इस कोर में भी दो पार्ट होते हैं, एक इनर होता है, एक आपका आउटर होता है, ठीक है। इतनी बातें आप यहां पे क्लियर रखना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब वो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, जो इन दोनों की बाउंड्री को निर्धारित करता है, वो कौन होता है, वो होता है मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। क्या होता है, महोज डिस्कंटिन्यूटी होता है, जिसपे हम ये चेक करते हैं कि कोई भी खनिज कितना कठोर है या कितना मुलायम है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, महोज डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। नेट और जेआरएफ के एग्जाम में सॉइल साइंस के अंदर ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात
करते हैं किसकी, आउटर कोर की। तो देखो जो मेंटल और कोर के बीच की डिस्टेंस होती है या जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुल्डबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां गुटेनबर्ग लिखा है लेकिन आप गुल्डबर्ग लिखिएगा। क्या लिखिएगा, गुल्डबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लिखेंगे, जो कि मेंटल और कोर की बाउंड्री को निर्धारित करता है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई है? फटाफट आंसर करेंगे। तो आपकी अर्थ क्रस्ट का या अर्थ इंटीरियर ऑफ अर्थ में कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे अपर का पोर्शन होता है, जहां हम और आप रह रहे हैं, जहां पे ओशियंस है, जहां पे कॉन्टिनेंटल है, वो आपका क्रस्ट। फिर उसके नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, फिर आउटर कोर, फिर उसके अंदर इनर कोर। यहां पे आपको इसकी डिस्टेंस भी लिखी है, 12 से 20 किलोमीटर तक इनर कोर होता है, 2250 तक आउटर होता है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है और 6370 किलोमीटर तक क्या होता है, आपका क्रस्ट होता है। ठीक है, आइए तो इसको हमने पढ़ लिया। अब इससे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटे वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम इस सारी चीजों को देखते हैं। ओके, इतनी सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई हैं। अब आ जाओ, अब इसके बाद थोड़ी सी चीजें और पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या हो जाएंगी, आइए देख लेते हैं एक बार। देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने अर्थ क्रस्ट के बारे में प्रॉपर चीजों को पढ़ लिया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बच्चे, वो होगा रॉक एंड मिनरल। हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक के बारे में आपको पता है या नहीं पता, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं अपने साइड से एक बार आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देती हूँ, छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ। रॉक क्या होते हैं, चट्टानें क्या होती हैं। आप सभी को पता चला कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये बात आपको पता है, ज्योग्राफी के थ्रू भी पता है और सॉइल साइंस के भी थ्रू पता है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है। इस वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो लावा और मैग्मा होता है वो बाहर निकल के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण लावा और मैग्मा क्या करता है, बाहर निकलता है और बाहर निकल के क्या होता है, फैल करके ठंडा होना शुरू हो जाता है। मतलब वहां पे क्या होती है, कूलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, लावा मैग्मा बाहर निकला, बाहर निकल के जब वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जब वो कठोर पदार्थ के रूप में, एक जटिल पदार्थ के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। और जो ये सब्सटेंस होता है बच्चे, ये आपका क्या होता है, मिनरल होता है, खनिज होता है। तो जो चट्टानें होती हैं वो 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर के बनी होती है। आपको क्या याद रखना है, जो एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक नहीं, 1 या 1 से अधिक जो चट्टानें होती हैं वो 1 या 1 से अधिक खनिजों से मिलकर के बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। मतलब जो इसके अंदर सब्सटेंस उपस्थित है वो क्या होगा, आपका मिनरल मैटर होगा। वो क्या होगा, मिनरल मैटर होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जब यही चट्टानें क्या, मिनरल मैटर ठंडा हो जाएगा तो वो किस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, रॉक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि सॉइल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें 45% हिस्सा खनिज पदार्थों का होता है, मिनरल मैटर्स का होता है। ठीक है, चलिए अब वो जो 45% हिस्सा हमारी मृदा के अंदर उपस्थित था वो आया कहां से, वो आया कहां से, इतने ज्यादा अमाउंट में तो कुछ भी नहीं था, वो कैसे आ गया। तो आपको क्या याद रखना है बच्चे कि जो सॉइल होती है वो किससे बनी है, वो चट्टानों से ही बनी है। चट्टानें ही उसका क्या है, पैतृक पदार्थ है। तो जितना ये टूटेंगी उतना खनिज भी टूटेंगे, मिनरल्स भी टूटेंगे, और टूटते टूटते जब वो ट्रांसपोर्ट होकर के कहीं और जाके एकत्रित होंगे तो वो जो मिनरल यहाँ पे उपस्थित था वही मिनरल वहां पर भी उपस्थित है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सॉइल के अंदर मिनरल मैटर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बातों को क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये तो बात हो गई रॉक्स की। ठीक है, देखो रॉक में अगर हम बात करें तो इसके बाद रॉक को क्लासिफाई किया गया है। रॉक को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है 3 आधार पर, मतलब 3 क्लासिफिकेशन इसके किए गए हैं। पहला आपका क्या हो जाता है, इग्नियस रॉक।
दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। अब मैं इसको कंप्लीटली आपको कल की क्लास में समझाऊंगी, अभी थोड़ा सा हम समझ के चलते हैं क्योंकि कल हम जब पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं। इग्नियस रॉक जो होती है बच्चे, वो इग्नीश शब्द से बनी है। किससे बनी है? इग्नीश शब्द से बनी है, जिसका मतलब होता है फायर। फायर का मतलब क्या होता है? आग, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये जो लावा मैग्मा बाहर निकला वो गरम गरम आग ही तो थी, वो एक गरम गरम आग ही तो थी जो बाहर जाकर के क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो जो आपको इनिशियल स्टेज पे मतलब प्राथमिक रूप में जो चट्टान दिख रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं, या उसी को हम फायर रॉक बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं? अग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। तो आपको ये, और हाँ, सबसे पुरानी चट्टान की भी बात करेंगे तो सबसे पुरानी चट्टान भी आपकी कौन सी होगी? इग्नियस रॉक ही होगी, ठीक है। सेकंड जो आपका है वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक को हम कल की क्लास से शुरू करेंगे और थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीजों को क्या रखोगे, एकदम अच्छे से तैयार रखोगे। कल एक और चीज हम पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको सारी चीजों को क्लास के अंदर ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लेकर के आता है। तो कैसी लगी आज की क्लास आप सभी मुझे बताएंगे, और सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त तरीके से पढ़ते रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।